Chapter of respiration in plants. In the fifth lecture today we are going to discuss about ETS and respiratory balance sheet. मैं स्टार्ट करूं वहीं से जहां मैंने छोड़ा था कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमने अब तक क्या क्या बना लिया। तो एक इसके अंदर यहाँ पर ग्लिच हमसे हुई कि हमने इसको 36 लिखा। क्या चीज़ थी कि आप इस चीज़ को देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या हमें मिल चुका, चाहे लिंक रिएक्शन हो चाहे हमारी TCA साइकिल हो। तो 2 NADH हमें कहाँ मिले हैं, हमारे लिंक रिएक्शन के अंदर, एक ग्लूकोज के ऊपर बात कर रहे हैं, और 6 NADH मिले हैं हमारे TCA साइकिल के अंदर। तो ये 8 NADH हमें मिल गए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। 2 FADH2 मिल गए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में TCA के थ्रू, और 2 ATP हमारे कहाँ पर बने, TCA के अंदर बने। पायरुवेट के बेसिस पे बात करें तो 4 NADH बनेंगे, एक हमारा कहाँ पर लिंक रिएक्शन में और 3 हमारे TCA में। लेकिन ग्लूकोज के लिए बात करेंगे तो सारी चीज़ें डबल हो गई, इसीलिए ये बड़ा हुआ दिख रहा है। फिर हम लोग ग्लाइकोलिसिस के अंदर याद करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें एक ग्लूकोज से 2 NADH मिल रहे थे और नेट मिल रहे थे कितने, 2 ATP। अब आप इस चीज़ को देखो क्या कि 8 NADH और 2 NADH टोटल कितने हो गए, 10 NADH हो गए, जिससे हमें एक NADH से 3 ATP मिल रहे थे। तो 10 NADH से 30 ATP मिलेंगे। सिमिलरली एक FADH2 हमें 2 ATP दे रहा है, तो 2 FADH2 हमें 4 ATP देंगे। इसके बाद आप चीज़ देखो कि हमारे पास बने बनाए ATP कितने प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें 2 ATP मिले और ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 नेट ATP मिले, यानी 2 और 2 4। तो हमें कितना मिला, 4 ATP हमारे पास ऐसी रेडीमेड रखा हुआ है। इस तरीके से ये 4 ATP इसके अंदर जुड़े तो टोटल कितना हो गया, 38 ATP। 38 ATP कितना है, ये नेट ATP है, क्योंकि आपने टोटल की बात नहीं करी है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर वैसे बने 4 थे आपके, लेकिन आपने खर्च भी किए। खर्च कितने किए थे, 2 ATP आपने खर्च किए थे। तो नेट ही पूछा गया है, नेट ATP आपने टोटल कितना बना लिया, 38 बना लिया। यही चीज़ NCERT आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर जब आप आगे आओगे तब NCERT आपको कहती है अ नेट गेन ऑफ 30 ATP मॉलिक्यूल हो जाएगा। कब, जब आप इस पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लोगे। अब इस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की कुछ एजम्पशंस हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंशली। लेकिन आप इस चीज़ के अंदर एक बात याद रखो कि NCERT क्या कह रही है, क्या कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज, जो कि ऑलरेडी भैया हम कर चुके। कितना मिल रहा है नेट, कितना मिल रहा है नेट गेन हो रहा है हमारा 38 का फॉर एवरी ग्लूकोल मॉलिक्यूल, जिसको ऑक्सीडाइज किया जाए। लेकिन इन रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है, दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज। रियलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई सारा का सारा जो रिएक्शंस होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि NCERT ने दिखाया है कि भाई आप ये सोच रहे हो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस बनी, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुविक एसिड बना, और ये TCA के अंदर जा कर के इसमें ऐसे ऐसे काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन भी इसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है, फैट भी इसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है। दूसरी बात, जब इसको तोड़ के ये बन रहा है तो इसको जोड़ के ये भी तो बन सकता है। यही चीज़ NCERT आपको समझाने के लिए कह रही है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एम्फीबॉलिक पाथवे है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। ये कैटाबॉलिक नहीं कहना सही, इसको कैटाबॉलिक कहोगे तो इसके बारे में इनकम्प्लीट इंट्रोडक्शन है। बहरहाल हम लोग इस सब बातों को डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको नाम इसका बहुत प्यारा रखा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपने अपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो वर्ड यूज़ हुआ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन करवा रही है वो लाइट एनर्जी है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वर्ड यूज़ हुआ, इसका रीज़न क्या है, ताकि आपको ये पता चल जाए क्या चीज़ हो रही है कि फॉस्फोराइलेशन करवाने के अंदर जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मिली हुई एनर्जी है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ETS की।
एनसीईआरटी हमसे कहती है क्या कि फॉलोइंग स्टेप्स जो है रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर ये होते हैं ताकि क्या किया जा सके, रिलीज किया जा सके और यूटिलाइज किया जा सके जो एनर्जी किस में स्टोर्ड है, NADH और FADH2 के अंदर स्टोर्ड है। यानी हमारा NADH और FADH2 को बनाने का क्या मकसद था कि इसके अंदर से जो रिलीज्ड एनर्जी है उसको हम लोग रिलीज करवा के अपना ATP बनाएंगे। और ये कैसे होगा? दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। आप इस चीज़ को देखो, O2 लिखा है तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इसके पास करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी हुई थी? हमने बात करी थी इसके बारे में कि वाटर की प्रोडक्शन हुई थी। फिर बात आती है, एनसीईआरटी कहती है द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स पासिस फ्रॉम वन कैरियर, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ जो जाएगा उसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि फिगर 14.4 में दे रखा है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन, ये वर्ड जो है ना, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो हैं वो दो होती हैं, आउटर और इनर। इनर वाली के भी अंदर गड़ा हुआ है ये। आप इस चीज़ को इस डायग्राम से देखो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ये अंदर ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू पट्टी, ये जो ब्लू बैंड आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ये इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा गड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझ लो कि ETS की पूरी मशीनरी इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन, विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये खास बात, ये जो साइटोक्रोम C है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। आउटर सरफेस क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में शो भी कर चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में भी हम लोग एक बार देखते हैं कि ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको इनर सरफेस, और ऑब्वियसली बात है ये बताने की नहीं थी, बहरहाल काफ़ी लोग इसको भूल जाते हैं कि आउटर सरफेस यानी ये बाहर वाला, कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो किस तरफ होगा, इनर मेम्ब्रेन की तरफ होगा, उसको हम लोग आउटर सरफेस कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन का। इनर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस और इनर मेम्ब्रेन का इनर सरफेस, ये चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, वरना आपका 5 नंबर गया। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है NADH से पास होंगे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जो प्रोड्यूस हुआ था TCA साइकिल के थ्रू, और इसको कॉम्प्लेक्स 1 लेकर के जाएगा। बहरहाल हम लोग इसको डिस्कस करें उससे पहले आप इस चीज़ को फोकस करो। इस वाले ETC को आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बात ताकि आपको और अच्छी बात है, एक हमारे प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या होते हैं बच्चा पार्टी? इनको कहते हैं हम लोग, ये है प्रोटीन। तो बायोकेमिकल नेचर क्या हुआ? प्रोटीन। साइटोक्रोम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन है कि भाई इनके अंदर एक प्रोटीन पार्ट है और हमारा एक हीम पार्ट है, और ये 4 पिरोल रिंग्स प्रेजेंट है जिसके अंदर ये पिरोल रिंग्स, और बीच में हमारा एक मेटल आयन प्रेजेंट होगा। इस मेटल आयन की खासियत क्या है कि मेटल आयन जो है हमारा ये स्विच कर सकता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना इस मेटल आयन की खासियत है। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं आयरन का, तो आयरन अपनी आयरन +2 और आयरन +3 स्टेट में स्विच कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस +3 के अंदर इलेक्ट्रॉन आया एक, तो ये +2 में बन जाएगा, और +2 ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो ये +3 में चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉपर को यूज़ कर रहा हूँ तो कॉपर के अंदर कॉपर प्लस और कॉपर 2+, ये मेरे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कॉपर के। तो साइटोक्रोम कोई भी प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन है जिसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर स्विच कर सकता है। अच्छा, एक बात आप अभी याद करो क्या कि जो हमने क्या बात करी कि हमारे पास ETC ETS के अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं? 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। चारों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको मेटल आयन आयरन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है इसकी? एक्सेप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। आओ मैं आपको दिखाऊं।
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आयरन सल्फर देखने को मिल रहा है, यानी आयरन प्रेजेंट है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयरन सल्फर देखने को मिल रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स 2 में भी आयरन मेटल आयन प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयरन सल्फर दिखा FeS, तो यहाँ पे भी आयरन प्रेजेंट है, लेकिन कॉपर। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को देखो तो इसके अंदर कॉपर सेंटर A कॉपर सेंटर B, तो कॉपर प्रेजेंट है हमारे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ETS कंटेन्स आयरन एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 4, या कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ऑफ द ETC या ETS कंटेन्स विच मेटल आयन, तो भैया कॉपर प्रेजेंट होता है। अब बात करो इसकी, तो आप इस चीज़ को देखो कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा ETS है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँ ताकि और बेहतर तरीके से आपको ये समझा पाऊँ। अब बात आ रही है हमारी क्या कि है ये हमारे पास ETS प्रेजेंट है। अब हमने क्या बात करी कि हमने देखा कि NaDH हमने बनाया है, तो भाई NaDH को भी आप ETC में लेके आओगे और किसी तरीके से आप FADH2 को भी ETC के अंदर लेके आओगे या ETS के अंदर लेके आओगे। ETC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। NaDH जब भी घुसेगा ETS के अंदर तो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जाएगा, FADH2 जब भी जाएगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के थ्रू जाएगा। अब आप इस चीज़ को देखो कि हाइड्रोजन जो आइटम है इसके दो पार्ट हैं, H+ है और इलेक्ट्रॉन है। जब NaDH जो है हमारा ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कहाँ चला जाएगा। आप इस चीज़ को देखो, इसने हाइड्रोजन रिलीज़ किया तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस खाली है। ये ब्लू में देखो हमारी क्या बनी हुई है, इनर मेम्ब्रेन बनी हुई है। मैं दूसरी ब्लू के अंदर बना देता हूँ हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। अभी बाकी की सारी कहानी जो होनी है ये किसके बीच में होनी है, इन्हीं दोनों के बीच में होनी है। अब ये मैंने बना दी मेरी ब्लू से आउटर मेम्ब्रेन। आप इस चीज़ को देखो कि ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन है, लिख भी देता हूँ मैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है ब्लू वाली, और ये ब्लू वाली क्या है, मेरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये खाली जगह है इसके अंदर मेरा H+ इकट्ठा हो गया। सेम काम क्या हो रहा है कि जब भाई हमने क्या देखा कि NaDH ने H रिलीज़ किया तो H के अंदर से H+ तो इधर इकट्ठा हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से यूबिक्विनॉन ने इसको पकड़ा। यूबिक्विनॉल भाई जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन रिडक्शन, तो ये यूबिक्विनॉन जो है रिड्यूस होकर के यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो गया, और यूबिक्विनॉल ने अपना दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। सेम काम क्या हुआ, आप FADH2 को ले आओ। FADH2 के अंदर से क्या हुआ भैया, हाइड्रोजन रिलीज हुए, हाइड्रोजन आयन गए इधर हमारे इसमें, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन से ये रिड्यूस हो गई, यूबिक्विनॉल बन गया, और यूबिक्विनॉल ने फिर किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 के पास कोई भी लेके आएगा, यानी NaDH लेके कॉम्प्लेक्स 1 के पास आया, कॉम्प्लेक्स 1 ने यूबिक्विनॉन को दिया और यूबिक्विनॉन ने कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। कॉम्प्लेक्स 2 से FADH2 लेकर के आ रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, यूबिक्विनॉन के पास आया, इसने कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 किसके बीच में जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ये भी मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ है, ये भी मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमारा ये साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C हमारा मोबाइल कैरियर है, ये चल चल के कूद के काम कर सकता है, तो इन दोनों के बीच में भागता है, इन दोनों की यारी दोस्ती करवाने के लिए ये मोबाइल कैरियर इसके थ्रू काम करता है। और फिर कॉम्प्लेक्स 4 जो है हमारा, ये ऑक्सीजन को H+ और इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो हमारा ये H+ और इलेक्ट्रॉन का मतलब H, तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन बन जाता है, जिससे हमारे वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है। इस तरीके से हमारा ETC पूरा का पूरा बन रहा है। अब सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करना। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स से कौन जा रहा है, हमारा NaDH जा रहा है, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NaDH डिहाइड्रोजनेस। दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है हमारा, FADH2 के थ्रू जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 3 हमारा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या काम कर रहा है हमारा, इसके अंदर 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। आप इस चीज़ को देखो, एक साइटोक्रोम प्रेजेंट है जिसका नाम है साइटोक्रोम B, और एक साइटोक्रोम प्रेजेंट है जिसका नाम है C1, साइटोक्रोम C1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का पार्ट, तो साइटोक्रोम BC1 ही इसका नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1। फिर बात करें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसका नाम है।
कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का क्या नाम है हमारा, एटीपी सिंथेज। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हो गए, इन सब के नाम आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है कभी। अब एनसीईआरटी वापस से फिर हम लोग वही बात करें कि हमारे ईटीएस के अंदर क्या क्या चल रहा है कि NADH अगर हमारे पास है तो वो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 देगा यूबीक्विनॉन को, यूबीक्विनॉल क्विनॉन जो है क्विनॉन ऑन जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑल में, क्विनॉन जो है क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, 3 से मोबाइल कैरियर C उठाएगा जो इसको कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेकर के जाएगा और फाइनली हमारे ऑक्सीजन के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। अब इस प्रोसेस के अंदर मैंने इसको फालतू में इस तरीके से अरेंज नहीं किया है, इसको हमने अरेंज इस फॉर्मेट में इसीलिए किया है बिकॉज यही वो पैटर्न है जो एनर्जी का लेवल डिसाइड करता है। अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊं तो आप इस चीज़ को समझो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी मेरे कॉम्प्लेक्स 1 के पास प्रेजेंट है यानी NADH डिहाइड्रोजनेस के पास, और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है। तो एनर्जी का डिक्रीज होने का लेवल इस तरीके से है और रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीज होने का लेवल इस तरीके से है, यानी इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इस तरफ बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल, और इसकी एनर्जी इस तरफ डिक्लाइन कर रही है। कॉम्प्लेक्स 2 से कौन आएगा, मेरा FADH2 के थ्रू जो भी आ रहा है वो मेरा कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू घुसेगा। अब आप एक चीज़ देखो कि कॉम्प्लेक्स 1 से जो NADH एंटर कर रहा है उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो 4H+ यहाँ पर, 4H+ यहाँ पर और 2H+ इधर, कितने, एक NADH हमारा, एक NADH कितने H+ मूव करवा दे रहा है, 10H+ मूव करवा दे रहा है। और एक FADH2 भैया जब ये एंटर यहाँ किया है तो इसने कितने चलवाए, 4 और 2 6, एक NADH ने कितने चलवाए, 4 और 4 8 और 2 10, तो एक NADH ने 10 चलवाए और एक FADH ने कितने H+ मूव करवाए, 4 और 2 6, एक FADH ने कितने मूव करवाए, 6H+। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताओ मुझको कि भाई कितने H+ चाहिए, हाउ मैनी H+ फॉर 1 ATP, मुझे ATP बनाने के लिए कितने H+ मूव करवाने हैं। इसका आंसर NCERT देती है 4H+। पुरानी NCERT जो है, पुरानी NCERT का मतलब ये 2019-20 वाली जो NCERT है, इसके अंदर आप ये देखोगे कि NCERT आपको कहती है फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड 2H+ passes through the F0 from the intermembrane space। लेकिन नई वाली NCERT ने इस गलती को ठीक कर लिया है और अब NCERT क्या कह रही है कि for each ATP produced 4H+ passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix। अब ये वाला डाटा करेक्ट है और ये जो NCERT है ये रैशनलाइज 23-24 की है, ये लेटेस्ट NCERT है, लेकिन इन्होंने टेक्स्ट में बदल दिया, लेकिन फिर वही यहाँ पर डायग्राम में अब भी गलत दे रखा है, ये भी 4H+ ही दिखाना चाहिए था। बहरहाल आपसे कोई क्वेश्चन जो है इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा जो जिससे जो है हमारा विवाद पैदा हो। बहरहाल हम लोग वापस मूव ऑन करें। सही डाटा क्या है, सही डाटा है कि एक ATP बनाने के लिए 4H+ को हमें मूव करवाना पड़ता है। अब बात आती है क्या कि जब 4H+ एक ATP दे रहे हैं तो 10H+ कितने देंगे, 2.5 ATP, और 6H+ कितने देंगे, 1.5 ATP। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप MBBS कर रहे होगे तब आपको यही बात पढ़ाई जाएगी कि एक NADH जो है 2.5 ATP बनाता है और एक FADH जो है 1.5 ATP बनाता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, NCERT के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि एक NADH आपको 3 ATP देता है और एक FADH आपको कितना देता है, 2 ATP देता है। ये डाटा आपको याद रखना है। तो NCERT के 3 डाटा क्या हो गए, पहला एक NADH कितने H+, 10H+ मूव करवाएगा, एक FADH हमारे 6H+ मूव करवाएगा। एक ATP कितने H+ के मूव करने से बनता है, 4H+ के मूव करने से बनता है। डाटा अपडेट हो चुका है, NCERT ने यहाँ अपनी गलती ठीक कर ली है, इसको याद रखो। लेकिन अब भी NCERT इसको क्या कह रही है कि एक NADH से 3 ATP बने, एक FADH2 से 2 ATP बने। ये चीज़ नहीं भूलनी, बिल्कुल नहीं भूलनी, कभी गलती नहीं करनी। बहरहाल ये है हमारा पूरा का पूरा ETS। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है हमारा। NADH से हमारे रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आए, H+ चला गया हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर,
इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, हमारे यूबिक्विनॉन के पास, यूबिक्विनॉन से यूबिक्विनॉल कन्वर्ट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन देखो ये दिखा भी रखा है, इलेक्ट्रॉन चल चल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गया फिर किसके पास, अब इसका नाम कैसे है, साइटोक्रोम B C1 है, तो पहले B मिलेगा फिर C1 मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B के पास, फिर उससे हमारा आयरन के पास गया, फिर हमारा गया साइटोक्रोम C1 के पास। अब यही काम कहाँ से चला है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। यहाँ FADH2 था हमारा, FADH2 आप देखो FAD भी यूज़ हुआ, FAD के अंदर से क्या आया, हमारा आयरन आया, आयरन के पास से फिर इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, यूबिक्विनॉन के पास, क्विनॉन जो है क्विनॉल में कन्वर्ट हो गया, और फिर यहाँ से इसने जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम B को दे दिया, साइटोक्रोम B जो है फिर वो आयरन को दे करके उसके थ्रू ये साइटोक्रोम C में गया, साइटोक्रोम C1 में गया, सॉरी साइटोक्रोम C1 में से, यानी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स 3 में जब ये आ गया, कॉम्प्लेक्स 3 4 में कैसे ट्रांसफ़र करेगा, किसके थ्रू, मोबाइल कैरियर के थ्रू। ये मोबाइल कैरियर किधर प्रेजेंट है, अब आप इस चीज़ को देखो, ये मेरी इनर मेम्ब्रेन, इसका ये वाला सरफेस आउटर सरफेस, ये वाला सरफेस इनर सरफेस, क्योंकि मैट्रिक्स की तरफ इनर सरफेस होगा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ आउटर स्पेस होगा। तो ये साइटोक्रोम C मेरा आउटर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो साइटोक्रोम C मेरे आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से और कहाँ पर ले जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ले जा करके देगा। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसका क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके अंदर क्या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट भूलना नहीं है, पहले कॉपर सेंटर A मिलेगा, फिर साइटोक्रोम A मिला, फिर साइटोक्रोम A3 मिला, फिर साइटोक्रोम B मिला, सॉरी कॉपर सेंटर B मिला। क्या क्या पैटर्न है इसका, कॉपर सेंटर A, इससे जाएगा साइटोक्रोम A के पास साइटोक्रोम, फिर A3 के पास जाएगा जिससे कॉपर सेंटर B में पहुंचेगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में अरेंजमेंट है। और फिर यहाँ से जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, जो कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम कर रही है और प्रोड्यूस कर रहा है हमारा पानी। और इस प्रोसेस के अंदर जो जो होता जा रहा है, हम लोग कहाँ क्या क्या भर रहे हैं, अपना H+ भरते जा रहे हैं हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। आप ये देखो, ये H+ हमने यहाँ भरा, H+ भरा, H+ हमने यहाँ भर लिए, और इधर अब खूब सारा H+ इकट्ठा हो गया है, H+ खूब सारा है इधर, बहुत हाई कंसंट्रेशन में H+ है। अब हमने क्या किया कि इस चीज़ को थोड़ा सा, आप इस चीज़ को देखो कि ये मेरा F0 पार्ट है जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़ा हुआ है। ये डायग्राम में थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, इस डायग्राम का सही कैसे है वो आपको NCERT यहाँ बताती है कि ये मेरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पूरा गड़ा हुआ क्या है, मेरा F0 पार्टिकल गड़ा हुआ है ये पूरा, और ये F1 जो है ये मेरा पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, और किस तरफ है, मैट्रिक्स की साइड मेरा F1 प्रेजेंट है। अंदर कौन सा गड़ा हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर F0 पार्ट। ये पूरा का पूरा 2 पार्ट वाला क्या है, मेरा ATP सिंथेस है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 5, और ये 4 होना है, 2 H+ नहीं होना है, 4 H+ होना है। डाटा करेक्ट हो गया है NCERT का। फिर बहरहाल आगे बात करें, अब क्या होगा कि ये जो H+ बहुत हाई है, इधर बहुत सारा H+ है, तो ऑब्वियसली बात है कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है। जब अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, तो अब यहाँ से H+ जो है किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। यहाँ पे भी बहुत सारा एसिडिक नेचर हो गया है क्योंकि हमारे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का pH गिर गया है, इसको भी याद रखो। अब यहाँ से H+ जाएंगे, 4 H+ अगर इधर से मूव करेंगे, इसमें से F0 में से होते हुए इसमें से निकलेंगे, तो एक ATP मेरा बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये H मेरा किधर चला जाएगा, इसके पास पानी बना देगा। इस तरीके से मेरी ये सिंथेसिस हो रही है पूरा का पूरा ETC। अब डायरेक्टली NCERT रीड कर लेते हैं। NCERT क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, NADH से जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं TCA के दौरान, इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग किसके पास, यूबिक्विनॉन के पास, और जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, विद इन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। यूबिक्विनॉन जो है रिसीव करेगा इसी तरीके के इक्विवेलेंट्स, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 यानी कॉम्प्लेक्स 2 के भी पास से आएगा ये, और ये जनरेटेड होगा कब, सक्सीनेट को जब आप ऑक्सीडाइज कर रहे होगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट। अब भाई सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस कब बन रहा था, आप याद करो, केक इज़ ओके, केक इज़ अल्फ़ा, सो सेंड फ्यू मोर। अब ये सक्सीनेट जो है मेरा फ्यूमरेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आप इस चीज़ को TCA से कनेक्ट करो तो ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट क्या हो रही है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस मेरा ये करता है मेरे फ्यूमरेट को,
बनाता है और तभी मेरा FADH2 बनता है। इस तरीके से NCERT ने यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट कर दिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट जब हो रही है, यानी जब फ्यूमरेट बन रहा है TCA के अंदर, तब मेरा FADH2 बन जाता है। द रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन जो रेड्यूस्ड है उसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विनॉल बोलते हैं। इसको फिर ऑक्सीडाइज किया आपने, कैसे? कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज किया आपने किसको? यूबिक्विनॉल को। किस तरीके से? ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन्स, और किसके पास भेज दिया आपने? अब भाई कॉम्प्लेक्स 3 है मेरा, 1 से भी मेरा किस में आया है? 1 से आया है मेरा यूबिक्विनॉन के अंदर, और 2 से भी मेरा यूबिक्विनॉन के अंदर आया है। और यूबिक्विनॉल ने किसको भेजा है? 3 को भेजा है। 3 के अंदर क्या है? BC1 लगा हुआ है, B के बाद C1 आएगा, और फिर ये जो है किसको देगा? C को देगा, और फिर C जो है मेरे 4 को देगा। इस तरीके से मेरा पूरा अरेंजमेंट है। अब NCERT क्या कह रही है कि द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन ट्रांसफ़र करेगी अपने इलेक्ट्रॉन को किसके पास? साइटोक्रोम C के पास। किसके थ्रू? वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3। यूबिक्विनॉन जो है वो रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बनी। अब ये क्या करेगी? ट्रांसफ़र करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C के पास, यानी साइटोक्रोम C के पास। वाया किसके थ्रू करेगी? साइटोक्रोम BC1 के थ्रू। और साइटोक्रोम C जो है हमारा, साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है। क्या नेचर है इसका? बायोकेमिकल। ये भी प्रोटीन है। कहाँ पे अटैच्ड है? आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है। इनर सरफेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन नहीं, गलत हो जाएगा। आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है। शब्द उल्टे कर दिए, पूरा मतलब बदल जाएगा। साइटोक्रोम C कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेशन आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर सरफेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, और एक मोबाइल कैरियर की तरह काम कर रहा है, जो कि ट्रांसफर करेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स को किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में। कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम है? हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके अंदर क्या है? 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। कॉपर सेंटर कैसे अरेंज है? कॉपर हमारा A, कॉपर सेंटर A, इसके बाद साइटोक्रोम है हमारा A, फिर साइटोक्रोम हमारा A3, फिर कॉपर सेंटर B। इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स 4 अरेंज्ड है। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 होगा और 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जो है जिसको पास किया जाएगा एक कैरियर से दूसरे में फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे आर कपल टू ATP सिंथेस। जब हम लोग ETS को करेंगे, चलाएंगे, तो ATP सिंथेस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेस से इसको कपल कर देंगे, जिससे हमारा ATP की प्रोडक्शन होगी फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी ये रिएक्शन जो हमें यहाँ चल के देखने को मिल रहा है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारी ATP की फॉर्मेशन हो गई। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज जो है वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या था इलेक्ट्रॉन डोनर का। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितना देता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा, और जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। इस तरीके से एक NADH से आपको 3 ATP मिलते हैं, और एक FADH2 से आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं। ये डाटा भूलना नहीं है, NCERT का डाटा है ये, यही टिक करना है। आगे NCERT क्या कह रही है? ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ऑक्सीजन का रोल जो है वो लिमिटेड है। कहाँ पर? टर्मिनल स्टेज पे होता है, एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। लेकिन भाई लिमिटेड रोल है और सिर्फ टर्मिनल स्टेज के अंदर ऑक्सीजन का काम आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वाइटल है। इसका मतलब बिना ऑक्सीजन के काम होने नहीं वाला, बिकॉज इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। और ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब इन स्टेटमेंट से आपका एजर्शन रीजन बन सकता है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब बात करी किसकी? फोटोफॉस्फोराइलेशन की। कहाँ पर? यहाँ पे फोटो आ गया, तो कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है किसके लिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए। कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन हमारा कितने तरीके का? 2 तरीके का और 3 तरीके का। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या देखने को मिला कि लाइट एनर्जी से आपने क्या किया? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, और फिर उसको तोड़ करके ATP सिंथेस को यूज़ करके आपने इस काम को किया।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब, ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूज़ किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया और उसको तोड़ करके एटीपी सिंथेस की मदद से आपने ये काम किया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या काम है कि आपने कोई रिएक्शन, एक सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में बन रहा था और इसी के दौरान आपने क्या किया, साथ में अपना जुगाड़ करके एटीपी बना लिया। अब मैं यहीं पे बात करूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के एग्जाम्पल की, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का आपने कहाँ पर देखा, अपनी हमारी टीसीए के अंदर। टीसीए के अंदर आपने ये वाला स्टेप जो देखा था, ये क्या था, हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप था। इसके अलावा भी क्या आपने कोई वो पढ़ा है रिएक्शन जिसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल रही हो? तो बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस के अंदर आप ये चीज़ देखो कि हमारा ये 1,3 बिसफॉस्फेट जो था, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब हमारा ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बन रहा था तो एटीपी बना कि नहीं बना? तो एक सबस्ट्रेट जब हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तब हमने जुगाड़ करके अपना एटीपी बना लिया चुपके से। सेम काम हमने लास्ट स्टेप में किया, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तब भी हमने एटीपी बना लिया था। तो ये भी हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या है, हमारा ये वाला स्टेप ऑफ द टीसीए, सास के नाम से जो हमने याद किया है। फिर हम लोग वापस अपने उसी टेक्स्ट पे आते हैं। अब एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है कि अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, इन रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ किया ना, इट इज़ फॉर दिस रीज़न, ये जो है आपके लिए रास्ता खोल देता है एजर्शन रीज़न को पैदा करने का कि इसका रीज़न ये हो सकता है। फिर एनसीईआरटी आगे बात कर रही है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस, जो कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देता है। कौन से चैप्टर में? अर्लियर चैप्टर का मतलब फोटोसिंथेसिस के आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ चुके हो, जिसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म है एटीपी के सिंथेसिस का। इसी तरीके से एटीपी सिंथेसिस हमारे रेस्पिरेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, आपने वहाँ क्या पढ़ा था, वहाँ थाइलाकोइड का जो स्ट्रोमा था उसके अंदर, इसके अंदर आपका H+ का वो बन रहा था स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आपका जो है प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, एज मेंशन्ड अर्लियर द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, एटीपी के सिंथेसिस के लिए। और कौन सा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसका नाम है हमारा एटीपी सिंथेस। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो मेजर कंपोनेंट है, पहला है F1 जो कि हमारा कैसा है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब पेरीफेरी पे होगा, पेरीफेरी पे होगा यानी हमारी मेम्ब्रेन के अंदर गड़ा हुआ नहीं है। और किस तरफ होगा, ये मैट्रिक्स की तरफ होगा। आप इस चीज़ को देखो इस वाले डायग्राम से, ये वाला डायग्राम अगर आप देख रहे हो आपके एटीपी सिंथेस को समझने के लिए, तो इससे आप गलत कर दोगे। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी ने यहाँ ज़्यादा बेहतर दिखाया है कि आपको दिखा रखा है कि ये जो F0 पार्ट है ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है हमारा F0, और ये सरफेस पे यानी पेरीफेरी पे प्रेजेंट है मैट्रिक्स साइड पे, और ये है हमारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है हमारा F1 जो कि हमारा हेड पीस भी है हमारा F1, और दूसरा जो हमारा F0 है ये कैसा है, हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और चैनल कौन फॉर्म कर रहा है, चैनल भी हमारा इंटीग्रल वाला ही करेगा। ऑब्वियसली जब हमें चैनल हमारे उसके अंदर बनानी है तो जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है वही चैनल बना सकता है। चैनल कौन बनाएगा, हमारा F0। अब यही एनसीईआरटी ने बोला, द F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि कंटेन करता है साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ो, एटीपी को सिंथेसाइज कर लो। F0 कैसा है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉर्म करता है चैनल, जिसके थ्रू प्रोटॉन जो है क्रॉस करते हैं इनर मेम्ब्रेन को। पैसेज ऑफ द प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट, और इससे प्रोडक्शन हो जाएगी एटीपी की। तो कैटालिटिक साइट कौन से कंपोनेंट के पास है, F1 के पास है, और चैनल कौन फॉर्म कर रहा है, F0 फॉर्म कर रहा है। फिर एनसीईआरटी लास्ट में क्या बात कर रही है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H+ पास थ्रू दी F0, जिससे एंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से मैट्रिक्स की तरफ को डाउन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये डाउन वर्ड इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रेडियंट ये काम हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डाउन द ग्रेडियंट ये काम हो रहा है। किधर से किधर जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, किधर से किधर जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ ये जा रहा है, हमारे किससे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ को जा रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जा रहा है।
कितने H+ जाएंगे, ये NCERT ने डाटा अपडेट कर लिया, आप भी अपनी NCERTs में कर लेना। 4H+ पास करेंगे तब जाके 1 ATP की प्रोडक्शन होगी, इस चीज़ को याद रखो। दिस वॉज ऑल अबाउट ETS। अब हम लोग क्विकली रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर बात करें तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर NCERT कह रही है कि हमें नेट गेन जो है 38 ATP का देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर कुछ कुछ जो है हमें एजम्पशंस करनी पड़ेंगी कि भाई सारा का सारा काम सीक्वेंस में हो रहा है, ऑर्डरली पाथवे है, एक सबस्ट्रेट जो है नेक्स्ट में जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। इससे हमें ये भी इशारा मिलता है कि हमें किसी और सबस्ट्रेट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल इसके लिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूं, ताकि इसको भी हम लोग अच्छा सा टाइम दे पाएँ, जिससे हमारा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो पाएँ। बहरहाल हमने एक बार रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो इस लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में कर ली हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बस इसकी रीडिंग लगाएंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई।